एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। गुड इवनिंग। अगर आप झारखंड से बीएड, एमएड या बीपीएड का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है वो इस बार देना चाहते हैं 2026 में, और आपको ये नहीं पता है कि उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, टाइप्स कैसे होते हैं, तो ये सभी चीज को क्लियर करने के लिए आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं रीजनिंग के 2025 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट वन में कितना क्वेश्चंस है आपका 15 क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट वी विल लर्न टुडे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, तो नंबर एनालॉजी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एज बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करते हैं, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आसानी से समझने के ट्रिक्स क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चंस जो होते हैं उसको लॉजिकली एनालाइज कैसे करना होता है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका जो एग्जाम पैटर्न है उनके अनुसार सॉल्व करना, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग पूरे वीडियो में समझेंगे। तो ये क्या है, ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चंस रीजनिंग के 2025 के, ये पार्ट वन के मतलब यानी कि इस लेक्चर में टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस जो है इसको डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन की सचिन हमेशा स्कूल की चित्रकला प्रतियोगिता जीतना चाहता था। इस वर्ष उसने हर दिन स्कूल के बाद अभ्यास किया, अपनी तकनीक को बेहतर बनाया और अपनी पेंटिंग को कई बार दोबारा बनाया। प्रतियोगिता के दिन वह प्रथम स्थान नहीं जीत सका, लेकिन उसके कला शिक्षक ने उसकी प्रगति और मेहनत की प्रशंसा की। सचिन मुस्कुराया और अपनी प्रगति पर गर्व महसूस किया। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं कि सचिन ऑलवेज वांटेड टू विन द स्कूल आर्ट कॉन्टेस्ट। दिस ईयर ही वर्कड एवरी डे आफ्टर स्कूल, improving his technique and redoing his painting several times. On the day of the contest, he didn't win first place, but his art teacher praised his improvement and dedication. Sachin smiled, proud of how far he had come. तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ, आपको अब बताना है कि इसका जो है इस अनुच्छेद का, इसका मतलब इस पैराग्राफ का जो मेन थीम है, मुख्य विषय है वो क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है ABCD। सबसे पहला है कि विनिंग इज एवरीथिंग, क्या जीतना ही सब कुछ है, जितना ही सब कुछ है, ये है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रोथ, यानी कि अभ्यास और मेहनत से प्रगति होती है। तीसरा है आर्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कला महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ओनली टैलेंट मैटर, यानी कि केवल प्रतिभा ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, इसका जो सही उत्तर है आप क्या करेंगे, कमेंट में ABCD आपको जो लगे आप उसको कमेंट करेंगे। हम लोग देख लेते हैं इसका जवाब। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रोथ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर, अभ्यास और मेहनत से प्रगति होती है। अभ्यास और मेहनत से प्रगति होती है। पैराग्राफ में दिखाया गया कि सचिन ने क्या किया, लगातार मेहनत की और इंप्रूवमेंट किया, इसलिए इसका मुख्य थीम क्या है, प्रैक्टिस और हार्डवर्क से ग्रोथ होती है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर वन सभी को समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्या है, अनुषा हर दिन अपने मोहल्ले में एक पेड़ लगाती है, भले ही कोई उसका साथ न देता हो। कई वर्षों बाद वह सड़क हरियाली से भर गई और लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की। क्लियर है। Every day, Anusha planted one tree in her neighborhood, even when no one else joined her. Years later, मतलब कुछ समय बीतने के बाद, कई वर्ष बीतने के बाद, the street was shaded with greenery, and people began to appreciate her effort. क्लियर है, समझ में आ गया। क्या करता है, अनुषा हर दिन अपने मोहल्ले में क्या करती है, पेड़ लगाती है, भले ही कोई उसका साथ नहीं देता हो। कुछ वर्ष बीत गए और जो सड़क है जहां पर वो पेड़ लगाती थी वो पूरा हरियाली से भर गया, और अब लोग उनके प्रयासों का सराहना कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इनका मुख्य विषय मतलब आपका जो है इस पैराग्राफ का जो मेन थीम है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है
कि वन पर्सन एक्शन कैन मेक ए डिफरेंस, यानी कि एक व्यक्ति के प्रयास से भी बदलाव आ सकता है। बी नंबर में है कि ट्रीज ग्रो क्विकली, यानी कि पेड़ जल्दी बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ग्रुप वर्क इज ऑलवेज बेटर, यानी कि समूह में काम करना हमेशा बेहतर होता है। और ऑप्शन डी है स्ट्रीट शुड बी एम्प्टी, यानी कि सड़कें खाली होनी चाहिए। आपको क्या करना है, इसका जो सही उत्तर है उसको कमेंट कर देना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ABCD में आपका जो भी है आप उसको लिखेंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। क्या है करेक्ट आंसर कि वन पर्सन एक्शन कैन मेक ए डिफरेंस, यानी कि एक भी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं तो उनसे बदलाव लाया जा सकता है। अनुषा क्या करती है, वो अकेले पेड़ लगाती है, लगा ही रहती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बीत जाने के बाद उस पूरे एरिया में क्या होता है, हरियाली से भर जाती है, यानी कि ग्रीनरी हो जाती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, किस तरह का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष दिया रहेगा। आपको ये दोनों के बेस में बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से क्या सही है क्या नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, साम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है वो बी है। ऑल बी आर सी, और सभी जो बी है वो क्या है, सी है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर सी एंड नो बी इज ए। क्लियर है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, क्या सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक ही सही है। दूसरा है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। नाइदर फॉलोज, यानी कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ फॉलोज, यानी कि दोनों सही है। तो आपको पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद कंक्लूजन देखना है और उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके सही उत्तर देख लेंगे करेक्ट आंसर में। तो क्या है कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या बताया जा रहा है, एक सेकंड कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। चलिए, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कथन क्या है कि कुछ ए जो है वो बी है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये ए का पार्ट है, ओके, कुछ ए बी है, इसमें से कुछ ए जो है ये ए का पार्ट है और ये बी का है, तो कुछ ए जो है वो क्या है, आपका बी है। कुछ ए बी है और सभी बी जो है वो सी है, और ये जो टोटल है ये सभी जो बी है वो क्या है, आपका सी है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं कंक्लूजन पर कि कुछ ए जो है वो सी है, ठीक है, कुछ ए जो है वो सी है। क्लियर है। ओके। और दूसरा क्या है, नो बी इज ए, यानी कि कोई बी ए नहीं है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला कथन को देख लेते हैं कि यहां पर क्या है, साम ए आर सीज। तो यहां पर जब हमने ये बताया कि कुछ जो बी है, मतलब यानी कि कुछ ए जो है वो बी में भी आते हैं, तो और बी क्या है, सारे बी क्या है, वो सी है, यानी कि जो कुछ ए है वो सी भी होंगे। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी कि सम ए आर सी। चलो ये तो सही है कि कुछ ए जो है वो सी भी है, लेकिन यहां पर जो दूसरा कंक्लूजन है कि नो बी इज ए, कि कोई भी बी जो है वो ए नहीं है। अगर ऐसा है तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट तो दोनों सही है, स्टेटमेंट को हम लोगों को मानना पड़ेगा। इसलिए जो आपका यहां पर सेकंड कंक्लूजन है, यानी कि कोई भी ए नहीं है, ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा,
सिर्फ और सिर्फ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका उत्तर क्या था कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, कि सम ए बी है और ऑल बी सी है, इसलिए सम ए क्या हो जाएगा, सी पॉसिबल है, लेकिन नो बी इज ए, ये गलत है। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ऑल ए आर बी, नो बी आर सी। स्टेटमेंट है क्या कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए जो है वो बी है, और नो बी आर सी, और कोई बी सी नहीं है। क्लियर है? ऑल ए आर बी, यानी कि अगर मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये ऑल ए है, तो ऑल ए आर बी यानी कि ये आपका बी भी है, ये सभी ए क्या है, बी भी है। नो बी आर सी, लेकिन कोई भी जो बी है वो सी नहीं है, लेकिन कोई भी जो बी है वो सी नहीं है। क्लियर है? अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम ए आर सी, सम ए, जो ये सम ए है, यहाँ पर कुछ ए जो है, इसमें से कुछ ए जो है वो आपका सी है। चलो पहले मान लिया। और दूसरा है कि नो सी इज बी, और कोई भी सी जो है वो बी नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर नो सी इज बी, यानी कि अगर कोई भी बी, यहां पर स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे कि क्या है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो नो सी इज बी, यानी कि कोई भी सी बी भी नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला कंक्लूजन है ये तो सही होता है। पहला कंक्लूजन देख लेंगे कि सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए जो है वो सी है। अगर सभी ए बी है तो, और कोई भी बी आपका सी नहीं है, यानी कि कोई भी ए जो है वो सी नहीं है। क्लियर है? यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर यहां पर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो कंक्लूजन टू है, नो बी आर सी जो है, इसका मतलब है नो बी इज सी, भी सही है, लेकिन सम ए आर सी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लेंगे कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए जो है वो बी है, यानी कि सभी ए क्या है, बी है, और नो बी आर सी, और कोई भी सी नहीं है। कंक्लूजन क्या है, सम ए आर सी, अब कुछ ए जो है वो सी है, अब कुछ ए जो है वो क्या है, सी है। चलो वो तो एक बार हम लोगों ने देख लिया, लेकिन नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं है, ये तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। अब सम ए आर सी जो है वो कैसे होगा, क्योंकि सभी ए जो है अगर वो बी होता है और कोई भी बी सी के बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी ए सी के बराबर नहीं हो सकता है, तो पहला जो स्टेटमेंट है, यानी कि पहला कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है। क्लियर है? होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या चूज द ऑड वन आउट, आपको क्या करना है, जो विषम शब्द है उसको आपको निकाल देना है, यानी कि उसको आउट करना है। आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से जो विषम है, जो ऑड है, उसको आपको हटाना है। क्लियर है? पहला ऑप्शन है आपके पास जियोमेट्री, दूसरा है एल्जेब्रा, तीसरा है कैलकुलस, और चौथा है थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ज्यामिति, बीजगणित, कलन और उष्मागतिकी। आप क्या करेंगे, इसमें से जो ऑड वन है, आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके इसका जो आंसर है उसको आप कमेंट कर देंगे। ओके, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स। क्यों थर्मोडायनामिक्स होगा, क्योंकि जियोमेट्री, एल्जेब्रा, कैलकुलस जो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है। तो ऑड वन क्या हो गया आपका, ये सभी मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, जो एक लौता आपका थर्मोडायनामिक्स है वो फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए ये आपका अलग हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चूज द ऑड वन आउट। सेम वैसे ही है, विषम आकृति को चुनिए। तो क्या है, ट्राइंगल है, क्यूब है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, त्रिभुज, बी में घन, सी में वर्ग, और डी में आयत।
आपको क्या करना है, आपको जो सही उत्तर है उसको कमेंट कर देना है। हम लोग इसका चलिए उत्तर देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्यूब। क्यों क्यूब होता है, क्योंकि ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल 2D शेप है, यानी कि ट्रायंगल, एक सेकंड, ट्रायंगल कैसा शेप है, 2D शेप है। स्क्वायर कैसा शेप है, ये हो गया आपका 2D शेप है, और रेक्टेंगल भी 2D शेप होता है। ओके, लेकिन जो क्यूब है वो 3D शेप होता है। क्यूब कैसा होता है, 3D शेप के होते हैं। इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्यूब को, वो आपका 3D शेप होते हैं। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। चूज द ऑड वन आउट। देखिए फिर से आपके पास ऑड वन आउट करने के लिए क्वेश्चन आ गया। विषम शब्द चुनना है। क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर है ईगल, एस्पेरो, बैट और पैरट। पहला है गरुड़, गोरैया, चमगादड़, तोता। इसमें से आपको बताना है कि ऑड वन क्या है, आपको उसको उस ऑप्शन को बताना है। क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे, बैट यानी कि चमगादड़। इसका मतलब क्या है कि ईगल, एस्पेरो, पैरट जो है वो सब बर्ड्स है, चिड़िया है। लेकिन जो बैट वो मेमल है, यानी कि स्तनपायी है। यानी कि बाकी जो है वो अंडे देते हैं, और जो बैट होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, वुमेन और गायनोलॉजिस्ट, और देन है आपका यानी कि महिला है स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जो हड्डी है वो किन से मेल खाता है, ये आपको बताना है। पहला है आपका शिशु रोग विशेषज्ञ, फिर है गुर्दा रोग विशेषज्ञ यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट, फिर है अस्थि रोग विशेषज्ञ यानी कि ऑर्थोपेडिस्ट, और है कैंसर विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट। और पहला है शिशु रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडिएट्रिशियन। ओके, आपको सही उत्तर क्या है बता देना है। कमेंट कर दीजिएगा सही उत्तर। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि गायनोलॉजिस्ट वीमेन स्पेशलिस्ट होता है, तो ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि बोन स्पेशलिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ कहते हैं इनको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर आपको दिया है कि 15 इज टू, यहाँ पर दिख रहा है 46, तो 16 इज टू यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो सही उत्तर है वो आप कमेंट कर देंगे। पहला ऑप्शन है 47, फिर है 50, फिर 42, फिर 49। क्लियर है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो करेक्ट आंसर है 49। कैसे फॉलो कर रहा है कि अगर 15 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 46, उसी तरह 16 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 49। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे कि अगर ये 15 जो है 46 के साथ मैच हो रहा है तो 16 किसके साथ मैच होगा, ये है आपका क्वेश्चन। जनरली आप इसको समझेंगे इस तरह से। तो 15 जो है वो 46 कैसे हो रहा है, तो 15 इंटू 3 प्लस 1, वैसे ही 16 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 49 हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर इफ 5 is related to 124 then 6 is related to what। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, 215, 216, 217, 221। आप इसको सॉल्व करेंगे और सही उत्तर जो है उसको बताएंगे। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो पहला इसका क्या था, जो नंबर है उसका क्या करना है, क्यूब करना है, -1 करना है। तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, -1 तो 124। इसी तरह 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 216, उसमें -1 करेंगे तो 215। इसलिए इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 215। क्लियर है, वेरी गुड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, ये है स्टेटमेंट। ओके, और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें क्या सही है वो बताना है। पहला क्या है स्टेटमेंट की, लिली जो है, लिली को हरे रंग की तुलना में नीला रंग अधिक पसंद है। ओके, लिली
लाइक्स ब्लू मोर देन ग्रीन कलर। ओके, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा क्या है कि लिली को नीले रंग की तुलना में लाल रंग अधिक पसंद है। लिली को नीले रंग की तुलना में लाल रंग अधिक पसंद है, यानी कि लिली लाइक्स रेड मोर देन ब्लू। ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट नंबर 3 कि लिली लाइक्स रेड मोर देन ग्रीन, यानी कि लिली को हरे रंग की तुलना में लाल रंग अधिक पसंद है। ये 3 स्टेटमेंट है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन एक बार देख लेंगे कि इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट जो है अगर वो सत्य होते हैं, ट्रू होते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है कि क्या वो ट्रू है, फॉल्स है, इनकंक्लूसिव है या नॉन ऑफ दीज है, आपको ये बताना है। यानी कि यदि पहले दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या है, सत्य, असत्य, अंशित है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। क्लियर, एक्सप्लेन करते हैं कि लिली लाइक्स ब्लू मोर देन ग्रीन, यानी कि वो ग्रीन से ज्यादा ब्लू को, मतलब ब्लू जो है वो ग्रीन से भी उनको ज्यादा पसंद है। लिली लाइक्स रेड मोर देन ब्लू, लिली लाइक्स रेड मोर देन ब्लू। ओके, यानी कि जो रेड है वो ब्लू से भी ग्रेटर है, यानी कि वो उससे भी ज्यादा पसंद है। तो लिली लाइक्स रेड मोर देन ग्रीन, ये आपका जो लास्ट जो ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट जो है थर्ड स्टेटमेंट, उसमें क्या पता चल रहा है कि उसमें बोल रहा है कि लिली जो है वो रेड को ज्यादा पसंद करते हैं ग्रीन के मामले में। तो ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि हाँ सही में ऐसा हो रहा है कि लिली जो है वो रेड को क्या है, ग्रेटर, मतलब ज्यादा पसंद करते हैं आपका ग्रीन की तुलना में। ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। हाँ, देखिए ए है आपका ट्रू। पहला कथन क्या है, ब्लू इज ग्रेटर देन ग्रीन। दूसरे में रेड इज ग्रेटर देन ब्लू, यानी कि रेड इज ग्रेटर देन ब्लू एंड ब्लू इज ग्रेटर देन ग्रीन, तो रेड जो है वो ऑल्सो ग्रेटर देन ग्रीन होगा, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में कि ए सम ऑफ ₹5,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर annum compound interest, what will be the total compound interest earned after 2 years? ओके, यानी कि a sum of 5,000 is invested at 10% per annum compound interest, what will be the total compound interest after 2 year? तो 10% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। कितना का इन्वेस्ट किया जाता है, 5,000 का किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 2 साल बाद क्या होगा, कितना पैसा जो है वो होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न आफ्टर ईयर, 2 साल बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना होगा। ओके, तो पहला साल का देख लेंगे कि फर्स्ट ईयर के लिए जो है आपका, फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 10% बोला है, तो 10% ऑफ कितना, 5,000, उसका 10% कितना हो जाएगा, 500। ओके, तो टोटल आपका अमाउंट हो गया पहला साल में 5,500। अब सेकेंड ईयर के लिए, ये तो पहला साल के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए इसका 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 5,500, 550। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल, मतलब यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टोटल अमाउंट। ओके वेट, जो टोटल अमाउंट है वो कितना होगा आपका, 1050। क्लियर है, देख लेते हैं एक बार इसका सही उत्तर। तो करेक्ट आंसर है 1050।
ईयर 1 पहला साल में है आपका 5000 इंटू 10% यानी कि 500 हो गया, अमाउंट हो गया आपका 5500। सेकेंड ईयर में 5500 इंटू 10% यानी कि 550। टोटल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो 1050। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। 12 वर्ष बाद उसका जो रेशियो वो 7:9 होता है, तो ए की आयु जो वो ज्ञात करना है आपको। The ratio of the present age of A and B is 5:7. After 12 years, the ratio becomes 7:9. What is A's present age? आपका A का वर्तमान आयु आपको बताना है। क्लियर है? देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर 30 है। सॉल्व कैसे करते हैं कि A जो है उसको हम लोग 5x मान ले रहे हैं और B को 7x मान ले रहे हैं। तो 12 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा? 12 वर्ष बाद उसमें से दोनों में हम लोग 12 ऐड कर देंगे, तो हम लोगों का जो नया रेशियो है वो क्या बन जाएगा? 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 7:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज टू 6 आ जाएगा, यानी कि a का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5x यानी कि 30 ईयर्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14। इफ p इज द ब्रदर ऑफ q, अगर p जो है वो q का भाई है, Q R की माँ है, Q क्या है? Q इज द मदर ऑफ R एंड R इज सिस्टर ऑफ S, और R क्या है? S की बहन है। R S की बहन है, यानी कि R क्या है? सिस्टर ऑफ S। ओके, देन आपको किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताना है। P और S के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, यानी कि P और S के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर P is the brother of Q and Q is the mother of R and R is the sister of S, तो आपको P और S के बीच में रिलेशनशिप बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? if P is the brother of Q, ओके, यानी कि Q को चलो हम लोग बीच में रखते हैं। ओके, P is the brother of Q, तो P क्या है? इसका भाई है, तो ये P जो है ये क्या हो जाएगा? ब्रदर। ओके, क्लियर है? P क्या है? ब्रदर है। Q इज द मदर ऑफ R। अब यहाँ पर Q जो है वो R की मम्मी है, मदर है। ओके, एंड Q इज द मदर ऑफ R एंड R इज द सिस्टर ऑफ S। अब R जो है वो क्या है? S की सिस्टर है। क्लियर है? R क्या है? S की सिस्टर है। तो आपको क्या बताना है? S और P के बीच में रिलेशनशिप। क्लियर है? अब देखिए R और S, ये S जो है इसके बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि S जो है ये आपका सिस्टर, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यानी कि भाई बहन दोनों हो सकते हैं। चलो हम लोग इसको भाई मान लेते हैं, ठीक है? ओके, तो आर और एस क्या है? ये भाई बहन है। ओके, और ये दोनों की मम्मी कौन है? ये दोनों की मम्मी हो गई क्यू, और मम्मी के भाई को हम लोग कहते हैं मामा जी। ओके, यानी कि अंकल या फिर चाचा या मामा। तो यहाँ पर मामा हम लोग कहते हैं अंकल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा या मम्मा, अंकल, यानी कि आपको डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन। तो ब्लड रिलेशनशिप इसी तरह से ही आपको सॉल्व करना होता है। सबसे ज्यादा है कि अगर आप उसको अपने रिलेशन में जोड़ सको, अगर आप उसको खुद को उस जगह पर रख करके देख सको, तो आप जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि इफ ए इज द डॉटर ऑफ बी, अगर ए क्या है? बी की डॉटर है, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी इज द मदर ऑफ डी एंड डी इज द फादर ऑफ ई। ओके, यानी कि ए बी की पुत्री है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, और बी और डी के बीच में
कैसा संबंध है आपको ये बताना है। ओके, ए बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है। तो चलिए पहले बी को रखते हैं यहाँ पर। ए क्या है, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री क्या है, ए है, यानी कि ये डॉटर है। ठीक है, ओके, चलो पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। बी सी की बहन है। अब ये बी जो है ये क्या है, सी की बहन है, सिस्टर है। सी जो है वो डी की मम्मी है। सी क्या है, ये डी की मम्मी है। किसकी, डी की। तो आपको क्या बताना है, सी और डी के बीच, सी और डी की मम्मी है, बी और डी में क्या संबंध है या कैसे संबंधित है, बी और डी। ओके, बी और डी में क्या संबंध है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसका अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से काम हो जाएगा। डी की मम्मी है सी, और सी की बहन है बी, यानी कि डी के जो ये सी है वो क्या हो जाएंगे, मम्मी, और जो बी है वो हो जाएंगे मौसी। ओके, तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है आपका, देख लेते हैं आंसर। बहन नहीं होगा, दादी नहीं होगा, आंट या चाची, मौसी को आंट या चाची हम लोग कह सकते हैं। तो पहले देखना है कि जो बी है वो डी से कैसे संबंधित है, यानी कि आपको क्या बताना है कि बी जो है वो डी से कैसे संबंधित है, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा अंट, यानी कि चाची, यानी कि मौसी को हम लोग चाची बोलते हैं, तो अंट हो जाएगा। ओके, देखिए चाची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाची। बी सी की बहन है, यानी कि सी और क्या है, सी डी की मम्मी है, इसलिए बी और डी के माता या पिता की बहन हुई, अर्थात बी और डी क्या है, चाची या बुआ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, आपका डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि डी क्या है, जो बी है वो मौसी होंगे, यानी कि आंटी होंगे। क्लियर है। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इसी रीजनिंग का जो पार्ट 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से आपका 30, जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपका 2025, 24 और 23 के, साथ ही जो आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी जानकारी, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो ये आपके जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, क्लास को अच्छे से समझने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, कुछ सुझाव रहेगा या कुछ पूछना रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही हमारे जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां पर भी ज्वाइन कर लेंगे। सभी का लिंक क्या है आपका यहाँ पर अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।